Hello everyone. In this video, I have done editorial analysis of some of the articles in The Hindu. I will be doing this daily so that you can add these points in your mains answers. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल, न्यू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया ए कॉज फॉर अनसर्टेनिटी। इसमें आपने देखा होगा 1 जुलाई से 3 जो क्रिमिनल लॉज हैं दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। पहला है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन 3 लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स एंड क्रिटिसिजम्स हैं जो इस आर्टिकल में हाईलाइट किए गए हैं। पहला है लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। इट सेज़ कि जो पुलिस और जुडिशियल सिस्टम्स हैं ना, दे आर नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू लीगल फ्रेमवर्क। सेकेंड है लैंग्वेज बैरियर। ये जो तीनों कानून हैं इनके हिंदी नाम्स प्रोवाइड किए गए हैं। और दूसरा क्या है, इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस अभी तक प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, जो कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ हिंदी नहीं चलती, जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ पे लैंग्वेज एक बैरियर के रूप में काम कर रहा है। तो दूसरा कंसर्न ये है। तीसरा है इनसफिशिएंट डिबेट। ये कहता है कि जब ये पास किए गए थे ना पार्लियामेंट में, तो दे वर नॉट थॉरोली डिबेटेड। तो ये भी एक इशू है जो रेज़ किया है। चौथा है पुलिस पावर कंसर्न्स। ये कहता है कि जो पुलिस की पावर्स हैं ना रिगार्डिंग पुलिस कस्टडी, दे ग्रांट एक्सेसिव पावर टू लॉ इन्फोर्समेंट। ये बहुत ज़्यादा हार्श है और ये कई तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। और एक है कन्फ्यूजन ओवर टेररिज्म। जो टेररिज्म का जो इंक्लूजन है इस इन लॉज के अंदर, दैट कैन ऑल्सो लीड टू कन्फ्यूजन रिगार्डिंग पीनल लॉज। लास्ट है लिमिटेड स्टेट कंट्रोल। अब इसमें सेंटर ने ये तो कहा है कि जो स्टेट्स हैं दे कैन प्रपोज अमेंडमेंट्स, या फिर ये अपने आप से खुद भी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं इन लॉज में अपने अकॉर्डिंग, बट इसकी गारंटी नहीं दी है कि उनको उन अमेंडमेंट्स को कोई अप्रूवल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रेसिडेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये इश्यूज़ रेज़ करे हैं। हालांकि इसमें एक दो पॉजिटिव आस्पेक्ट्स भी बताए हैं। पहला है कि जो ये मैंडेटरी FIR रजिस्ट्रेशन है रिगार्डलेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, कहीं भी कोई अपराध हुआ हो लेकिन उसकी जो FIR है 0 FIR आप दर्ज करा सकते हैं किसी भी स्टेशन में। दूसरा है वीडियोग्राफी ऑफ सर्चेज एंड सीजर्स आर वेलकम्ड इम्प्रूवमेंट। तो जो ये इम्प्रूवमेंट्स हैं इनको ये एक पॉजिटिव आउटकम्स हैं इन लॉज के, बट स्टिल ए जनरल सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी सराउंड्स द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दीज न्यू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। अब देखते हैं सेकेंड आर्टिकल, जिसकी हेडिंग है ग्लॉसिंग ओवर अनएम्प्लॉयमेंट इट्स हाई इलेक्टोरल प्राइस। वैसे तो एक पॉलिटिकल आर्टिकल है बाई सुब्रमण्यम स्वामी, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा एंड फैक्ट्स दे रखे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। इसमें ये कहता है दैट इंडियन इकोनॉमी नीड्स टू जनरेट ओवर 25 मिलियन जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 years टू एम्प्लॉय द करेंटली अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन। जो फ़िलहाल जो अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है, जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इनको अगर हमें जॉब्स देनी है तो अगले 5 साल में 25 मिलियन जॉब्स हमें जनरेट करनी पड़ेंगी। दूसरा है दैट जो ये कहता है जो गवर्नमेंट है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं, इन्होंने कहा है दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर दोज एज्ड 15 एंड अबव डिक्रीज्ड फ्रॉम 4.2% इन 2021 टू 3.1% इन 2023। अब ये कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो आपने दिखा दिया कि घट गया है, 4.2 से 3.1 हो गया है, बट दिस रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट टू द रैपिड GDP ग्रोथ ऑफ 8%। आप कह रहे हो कि GDP तो बढ़ रहा है 8% से, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही है दैट इज़ जस्ट फॉलन फ्रॉम 4.2% टू 3.1%। तो ये कोई इनका कोई प्रोपोर्शनेट नहीं है। फोर्थ है इनइक्वालिटी इन इंडिया। ये कहता है कि जो वेल्थ का गैप है दैट हैज़ वाइडन्ड ओवर द पास्ट डिकेड अंडर BJP। ये कहता है 1% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ओन्स 40% ऑफ द कंट्रीज़ वेल्थ। जो टॉप के 1% हैं उनके पास 40% वेल्थ है कंट्री की। और ये जो वाइडनिंग गैप है, ये जो गैप है ये रिफ्लेक्ट होता है के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी में। के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी क्या होती है?
के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी में जो ऑलरेडी रिच क्लास है वो और ज़्यादा उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उनके पास जो वेल्थ है वो दैट इज़ गेटिंग इंक्रीज फर्दर, और जो पहले से ही पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं देयर कंडीशन इज़ फर्दर डिग्रेडिंग। तो ये होता है के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। इसमें ही ये भी आता है कि जो फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो उनकी जो ग्रोथ है वो उस हिसाब से नहीं होती है। तो ये इसको बोलते हैं के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। और ये जो फ़िलहाल जो इनइक्वालिटी इन इंडिया है दैट इज़ गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन दिस काइंड ऑफ रिकवरी। दूसरा, ये मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और फिर उसके बाद है ये कहते हैं कि जो बीजेपी की स्ट्रेंथ कम हुई है पार्लियामेंट में रिसेंट इलेक्शंस में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री। बीजेपी कहती कुछ और है और जो रियलिटी है वो कुछ और है इनके अकॉर्डिंग। और इन्होंने यहाँ पे कुछ डेटा दिया है जो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इन्होंने जो प्रपोजल्स दिए हैं फॉर न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, इसमें हम देख लेते हैं। रिकमेंडेशंस फॉर टारगेटेड प्लान्स टू अचीव जॉब क्रिएशन एंड स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा है पॉसिबल फोकस ऑन रूरल पॉवर्टी के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्रिएटिंग न्यू जॉब्स फॉर ए लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एंड एड्रेसिंग पब्लिक ओपिनियन। तीनों का एक साथ काम करना ज़रूरी है। ये हमारी नई इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। इसी के साथ इन्होंने एक और एडिशनल पॉइंट्स दिए हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसमें 92% आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एग्रीकल्चर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं जितने भी, दे आर इन 92% आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऐसे ही इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेट जॉब सेक्टर इन इंडिया। तो ये इस पूरे आर्टिकल की मेजर हाइलाइट्स हैं। क्रक्स की मैं बात करूं तो इसमें ये कहते हैं, ही हैज़ हाईलाइटेड द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन रिपोर्टेड जीडीपी ग्रोथ एंड एक्चुअल जॉब क्रिएशन डिस्पाइट क्लेम्स ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, द वाइडनिंग इनइक्वालिटी गैप एंड द इलेक्टोरेट्स डिससेटिस्फैक्शन रिफ्लेक्टेड इन द 2024 जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स सजेस्ट अदरवाइज। तो ये कहते हैं कि चाहे आप कितना भी क्लेम कर लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का या फिर कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट घटाई है, बट जो इनइक्वालिटी गैप बढ़ रहा है और जो रिसेंट इलेक्शंस में जनता ने जो डिससेटिस्फैक्शन दिखाया है ये कुछ और ही क्लेम करता है। तो ये कहते हैं दिस आर्टिकल कॉल्स फॉर ए री एवेल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़। हमें हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ हैं उनके री एवेल्यूएशन की ज़रूरत है टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। नाउ लेट्स सी थर्ड आर्टिकल, ए टूल टू इंश्योर कंप्लीट वोटर एनोनिमिटी। अभी रिसेंट में क्या हुआ है, एक जेडीयू के कैंडिडेट हैं देशमुख ठाकुर, इन्होंने कुछ डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स किए हैं दैट जिन कम्युनिटीज़ ने इनको वोट नहीं दिया है दे शुड नॉट एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम हिम। इन्होंने ये क्लेम्स किए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी क्या है कि हर कैंडिडेट को पता होता है कि किस बूथ से हमें कितने वोट्स मिले हैं, और इन्हें वहाँ की जो रियल जो सिचुएशन होती है, कोई कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी वहाँ पे डोमिनेट करती है, चाहे वो रिलीजियसली हो या फिर कास्ट वाइज हो, इनको पता होता है कि इस बूथ पे ये कास्ट डोमिनेट करती है या फिर ये रिलीजन डोमिनेट करता है। तो इस तरह के क्लेम्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एम्स टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी एंड डिस्करेज वोटर इन्फ्लुएंस by introducing the totalizer for counting votes। ECI ने क्या किया है, जो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह के जो क्लेम्स हैं कैंडिडेट्स के द्वारा, इसको डिस्करेज करने के लिए उन्होंने कहा है कि एक टोटलाइज़र को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऐसे टूल। टोटलाइज़र क्या होता है? ए टोटलाइज़र मिक्सेस वोट्स फ्रॉम डिफरेंट पोलिंग बूथ्स टू प्रिवेंट पोस्ट इलेक्शन वोटर हरासमेंट बेस्ड ऑन वोटिंग पैटर्न्स। तो टोटलाइज़र क्या होता है? ये डिफरेंट जो बूथ्स होते हैं, मल्टीपल बूथ्स जो होते हैं, उनके वोट्स को मिक्स कर देते हैं, जिससे कि ये पता ना चले कि किस बूथ से कितने वोट किसको मिले हैं। तो इससे क्या होगा, एक इम्पार्शियलिटी जनरेट होगी और जो वोटर को इन्फ्लुएंस करने की जो कैपेबिलिटी है कैंडिडेट्स की, उसको डिस्करेज किया जा सकता है।
अब ये जो टोटलाइज़र का को यूज़ करना है, इसको प्रपोज़ किया था 2007 में, और इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेसफुली इन 2008। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, दे हैव हैड मिक्स्ड रिएक्शंस विद सम सपोर्टिंग एंड अदर्स अपोजिंग इट्स यूज़। कुछ पार्टीज़ ने इसको सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने इसको डिस्करेज किया, इसके अपोजिशन में खड़े हो गए। इसके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने रिपीटेडली रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को दैट दे शुड अमेंड इलेक्शन रूल्स टू इम्प्लीमेंट द टोटलाइज़र। और इसमें कुछ लीगल बैटल्स भी आए हैं, सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट में कुछ केसेस आए हैं दैट फोकस्ड ऑन द नेसेसिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टोटलाइज़र। तो ECI ने भी कोशिश की है और लीगल बैटल्स भी इसके रिगार्डिंग हुए हैं दैट टोटलाइज़र शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अब करंट स्टेटस इसको लेकर क्या है? अभी भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। द प्रपोजल रिमेन्स इन लिम्बो विद द गवर्नमेंट हिस्टोरिकली आर्ग्यूइंग अगेंस्ट इट्स नेसेसिटी। जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से ही इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स देती रही है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए वोटर प्राइवेसी के लिए इसके फेवर में हमेशा बोलता रहा है कि दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स क्या है? दैट जो टोटलाइज़र है ना, टोटलाइज़र दैट कैन बी यूज्ड एज ए टूल टू एंश्योर कंप्लीट वोटर एनोनिमिटी, जिससे कि वोटर्स की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन किया जा सके। टोटलाइज़र को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चौथा आर्टिकल है फ्लड्स एंड अर्बनाइजेशन इन दिल्ली। ये द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पे दे रखा है। तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं उसको हम देखेंगे एक बार। ये हमारे उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम आ सकता है। पहला है जो ये फ्लड्स बार बार आ रही हैं, जैसे दिल्ली में अभी रिसेंटली आई हैं, या फिर और भी मल्टीपल सिटीज़ में जैसे बेंगलोर में आती रहती हैं या फिर मुंबई में आती रहती हैं। इनको ये इनका रिलेशन क्या है अर्बनाइजेशन के साथ? तो वो ये आर्टिकल हाईलाइट करता है दैट इट इज़ द अनचेक्ड अर्बन एक्सपेंशन जिसकी वजह से फ्लड्स आती रहती हैं। और दूसरा क्या है? पुअर ड्रेनेज एंड वाटर लॉगिंग जो हैं ये हमेशा से ही इशू रहे हैं मानसून के टाइम पे। और जो ये अर्बन ग्रोथ है ना, अर्बन ग्रोथ इज़ अनचेक्ड। तो इसमें ये कहता है दैट अकॉर्डिंग टू नासा के अकॉर्डिंग जो दिल्ली का जोग्राफिकल साइज़ है ना, दैट हैज़ डबल्ड फ्रॉम 1991 टू 2011। 20 साल के अंदर दिल्ली का जोग्राफिकल साइज़ डबल हो चुका है। और ख़ास तौर पे इसकी पेरीफेरीज़ में, न्यू दिल्ली की पेरीफेरीज़ में, जैसे फरीदाबाद है, नोएडा है, गुड़गांव है या फिर गाज़ियाबाद है, इन एरियाज़ में रैपिड ग्रोथ देखी गई है। अब तीसरा क्या है? जो पॉपुलेशन एस्टिमेट्स हैं न्यू दिल्ली के, एज़ पर द यूएन्स वर्ल्ड सिटीज़ इन 2018 रिपोर्ट, 2018 में जो रिपोर्ट आई थी यूएन्स वर्ल्ड सिटीज़ की, ये इसके एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जो दिल्ली की पॉपुलेशन है दैट विल सरपास टोक्यो एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटी बाई 2030 एंड दिस इज़ एस्टिमेटेड टू बी 39 मिलियन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है इसमें टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज। जो दिल्ली की जो नेचुरल टोपोग्राफी है दैट हैज़ बीन हैवीली अल्टर्ड बाय अर्बन एक्सपेंशन। जो ये अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, इससे जो नेचुरल टोपोग्राफी है उसमें अल्टरेशंस देखे गए हैं। अब इन अल्टरेशंस के इम्पैक्ट क्या हुए हैं? जो लो लाइंग एरियाज़ थे, हिस्टोरिकली लो लाइंग एरियाज़ एक्टेड एज नेचुरल ड्रेनेज, जो नेचुरल ड्रेनेज का काम करते थे लो लाइंग एरियाज़, नाउ दीज आर कवर्ड विद कंक्रीट। एक्सटेंसिव लेवल पे कंक्रीटाइजेशन हुआ है सिटीज़ का, ख़ास तौर पे दिल्ली का। तो इस जितना ज़्यादा कंक्रीटाइजेशन होगा उतना ही जो सीपेज होता है वाटर का अंडरग्राउंड वाटर के लिए, वो अफेक्ट होता है। तो इसके एग्जांपल भी क्या है? जैसे जो प्रगति मैदान टनल है ये हमेशा फ्लडेड रहता है ड्यूरिंग मानसून्स। अब ये पहले क्या काम करता था? ये नेचुरल ड्रेनेज का काम करता था क्योंकि ये लो लाइंग एरिया था। तो इन जो हैवी कंक्रीटाइजेशन हुआ है ये उसका ही इम्पैक्ट है कि फ्लडिंग और ज़्यादा बढ़ी है। अब इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं ये। इसमें कहता है दैट जो अर्बन प्लानिंग है ना उसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम्स हैं हमारे उनको भी अकाउंट में लिया जा सके, उनको भी कंसिडर किया जा सके। जो पहले से एग्जिस्टिंग नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, जैसे कोई कैनाल्स हैं, कोई रिवर्स हैं या फिर लेक्स हैं,
जो पहले से एग्जिस्ट करते रहे हैं उनको भी अर्बन प्लानिंग में कंसिडर किया जाना चाहिए। दूसरा है इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर बिल्डिंग रेगुलेशंस टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट ऑन नेचुरल वाटरवेज। अब क्या है, जितने भी वाटरवेज हैं जो पहले एग्जिस्ट करते थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। नए बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, नए जो बिल्डिंग्स हैं वो वहाँ पे खड़ी हो गई हैं। तो हमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की ज़रूरत है जिससे कि इस एनक्रोचमेंट को रोका जा सके। थर्ड है एनहांस स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स एंड अर्ली वार्निंग मैकेनिज़म्स। इसकी ज़रूरत है हमें ऐसे एरियाज़ में जो कोस्टल एरियाज़ में लाई करते हैं, जैसे कि मुंबई है या फिर जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पे हर साल कोई ना कोई स्टॉर्म आता रहता है। तो उस वजह से भी जो वहाँ पे जो फ्लड्स आती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को एनहांस करने की ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट है डेवलप कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस। कम्युनिटी की हेल्प से ऐसे सॉल्यूशंस बनाने होंगे जो लोकलाइज्ड हों। दूसरा जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है टू मैनेज अर्बन एक्सपेंशन सस्टेनेबली। गवर्नेंस जो है उसको और एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है जिससे कि एक अर्बन का जो एक्सपेंशन हो रहा है दैट कैन हैपन इन ए सस्टेनेबल वे। नेक्स्ट पॉइंट है अर्बन प्लानर्स नीड टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मास्टर प्लान। जो नए प्लान हम बना रहे हैं उनमें वाटर का मास्टर प्लान भी होना अब एक बहुत नेसेसिटी हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन प्रिजर्विंग लो लाइंग एरियाज, डीकंक्रीटाइजिंग लैंडस्केप्स एंड मेंटेनिंग ओपन ड्रेनेज चैनल्स। तो ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो लो लाइंग एरियाज़ हैं ऑलरेडी उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, और जो ये एकदम से एक्सेसिव कंक्रीटाइजेशन हुआ है लैंडस्केप्स का, इसको और फर्दर डिग्रेड करने की ज़रूरत है, डीमोटिवेट करने की ज़रूरत है। और एंड ओपन ड्रेनेज चैनल्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हमें मेंटेन करना होगा। फिल्ट्रेशन पिट्स शुड बी यूज्ड टू कैरी वाटर टू एक्वीफर्स। जैसे जो भी लेक्स हैं या फिर कोई एक्वीफर्स हैं उनमें पानी जो जाता है उनको फिल्ट्रेशन पिट्स के थ्रू गुजारना चाहिए जिससे कि वो प्योरीफाई होकर वहाँ तक पहुँच सके। एंड रिलायंस ऑन ग्रेविटेशनल फ्लो शुड बी इंक्रीज्ड इंस्टीड ऑफ कांस्टेंट पंपिंग। तो ये इसकी हाइलाइट्स थी। रिकमेंडेशंस इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम अपने मेंस के आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस ऑफ द हिंदू एडिटोरियल्स। इसी तरह के एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।